हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता यदि कोई गैस बॉयल के नियम का पालन करे, उसके लिए पी भी वो पी के बीच ग्राफ होगा। तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, यानी पी अक्ष के समांतर सरल रेखा। तो देखिए, यदि कोई गैस जो है बॉयल के नियम का पालन करता है, तो उसके लिए पी भी वो पी के बीच जो ग्राफ होगा वो पी अक्ष के समांतर सरल होगा। ठीक है, तो बॉयल के नियम के अनुसार जो ग्राफ होगा ये कुछ इस तरह से, देखिए है पी भी पी, तो इस तरह से ये ग्राफ होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है भी और ये है पी भी, एक इस तरह से ग्राफ बनता है। एक जो है आपको ये है भी, ये है 1/p, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसका ढलान है के। ठीक, उसके बाद देखिए ये ग्राफ जो बनेगा ये 1/v और ये है p, इसका भी स्लोप है आपको k। ठीक, एक ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ये है v, ये है p, और देखिए उसके बाद ये है p और ये है v, इस तरह से जो है ग्राफ बनेगा। तो बॉयल के नियम स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के उत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि भी समानुपाती 1/p। ठीक, यानी भी यानी पी भी बराबर होगा के, यानी P1 V1 बराबर होगा P2 V2। ठीक है, P1 V1 बराबर क्या हो, P2 V2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट है, कहता कि आपको n द्रव्यमान तारे दी गई हैं, प्रत्येक तार का प्रतिरोध जो है R है। जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध X आता है। जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध आएगा। तो देखिए समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध है X, और जो है तारों की संख्या कितना है, N है, प्रत्येक प्रतिरोध जो है R है। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध यानी 1/RP बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, प्लस डॉट डॉट n टर्म्स तक। ठीक, यानी RP जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको R बट्टा में n। ठीक है, क्या हो जाएगा R बट्टा में n, ये हो जाएगा R बट्टा में n, यानी x बराबर क्या होगा, यानी x बराबर हो जाएगा R बट्टा में n। ठीक है, अब देखिए श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। अब श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध की यदि बात करें तो RS बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट n टर्म्स तक। ठीक, तो यानी RS बराबर क्या होगा, तो RS बराबर हो जाएगा NR। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तो RS बराबर होगा NR, तो RS बट्टा में RP, RS बट्टा में RP क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको NR बट्टा में R/N क्या हो जाएगा, तो RP जो हो जाएगा ये हो जाएगा R/N। RP जो हो जाएगा ये क्या होगा, R/N होगा। तो यहाँ पे देखिए RS बट्टा में RP, RS बट्टा में RP, RS बट्टा में RP होगा NR/R/N। ठीक, यानी ये हो जाएगा RS बट्टा में X बराबर RS बट्टा में X बराबर N स्क्वायर। ठीक, तो RS बराबर क्या होगा, तो RS बराबर हो जाएगा N²X, क्या होगा N²X हो जाएगा। तो RS बराबर क्या होगा N²X, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कहता है कि एक प्रकाश किरण निर्वात से अपवर्तनांक जो है अपवर्तनांक n के माध्यम में जाती है। अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है, तो आपतन कोण होगा, तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी होगा, यानी 2 cos इनवर्स n/2 हो जाएगा। तो यदि प्रकाश किरण निर्वात से अपवर्तनांक x के माध्यम में जाती हैं तो अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा हो जाता है। ठीक है, आपतन कोण 2 cos इनवर्स n/2 है। ठीक है, अब देखिए साइन लॉ से यदि देखें तो साइन लॉ से 1 sin r बराबर होगा n sin r/2। ठीक, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin r/2 साइन
इंटू कॉस आर बाई टू, साइन ए बराबर टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू बराबर होगा एन साइन आर बाई टू, एन साइन आर बाई टू, यानी ये होगा आर बाई टू बराबर कोस इनवर्स, ठीक है, आर बाई टू, ये हो जाएगा कोस, ठीक है, कोस आर बाई टू, कोस आर बाई टू बराबर कोस आर बाई टू बराबर एन बाई टू, एन बाई टू, तो आर बाई टू बराबर क्या होगा कोस इनवर्स एन बाई टू, यानी आर बराबर होगा टू कोस इनवर्स एन बाई टू, ठीक है, टू कोस इनवर्स एन बाई टू। चूँकि यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए ये क्या है आर है, ठीक है, निर्वात में ये आर है, तो ये यहाँ से इससे मूव करेगा, तो ये क्या है, ये है आपको आर बाई टू, ठीक है, ये है एन, ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बी ऑप्शन। देखिए कहता है कि एक जो है तुल्यकालिक रिले उपग्रह टीवी सिग्नल को परावर्तित करता है तथा संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक टीवी कार्यक्रमों का संचार करता है, क्योंकि इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्ष के परितः घूर्णन काल के बराबर होता है। एक तुल्यकालिक रिले उपग्रह टीवी सिग्नल को परावर्तित करता है तथा संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक टीवी कार्यक्रमों का संचार करता है, क्योंकि इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्ष के परितः घूर्णन काल से बराबर होता है। संचार प्रणाली में प्रेषक द्वारा प्रेषित विद्युत चुंबकीय तरंगें अपनी आवृत्ति रेंज के अनुसार जो अभिग्राही तक पहुंचने के लिए 3 अलग अलग जो है तरीकों से यात्रा करती हैं, ठीक है। भू तरंग या पृष्ठीय तरंग संचरण जो होता है ये 2 किलोहर्ट्ज़ से जो है 2 मेगाहर्ट्ज़ होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए व्योम तरंग एवं संचरण जो है संचरण या आयन मंडल संचरण ये 2 MHz से होता है 30 MHz तक। आकाशीय तरंग संचरण जो है ये 30 मेगाहर्ट्ज़ से 400 मेगाहर्ट्ज़। भू तुल्यकालिक कक्षाओं की विशेषता है कि कक्षा गोलाकार नहीं है, कक्षा विषुवतीय तल में नहीं है, अर्थात भू मध्य रेखा के ठीक ऊपर है, यह झुकी हुई कक्षा में है। उपग्रह का कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग के बराबर है। परिक्रमण की अवधि पृथ्वी के घूर्णन की अवधि के बराबर है। कई भू समकालिक कक्षाएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्ष के परितः घूर्णन जो है काल के बराबर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 115 है कि कौन सा कथन अशुद्ध, निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है, तो ए ऑप्शन। तो देखिए किसी बर्तन के भरे द्रव का दाब सभी बिंदुओं पर समान रहता है, कथन अशुद्ध है। द्रव का दाब समान लंबवत गहराई पर सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी क्षैतिज जल में जो है द्रव का दाब सभी बिंदुओं पर समान रहता है। किसी तल पर द्रव का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो द्रव का दाब जो होता है ये होता है ρgh, ठीक है, जहाँ P है दाब, रो जो है द्रव का घनत्व है, G गुरुत्व त्वरण है, H जो है पृथ्वी तल से गहराई है, ठीक है। तो P बराबर होगा ρgh। तो द्रव के ऊपरी मुक्त तल पर द्रव का दाब 0 होता है। कहता एक समान वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को इसी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, तब सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को इसी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर है लॉरेंट्ज़ बल, तो यह एक विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B के माध्यम से वेग v के साथ जो है गतिमान एवं आवेशित कोण Q पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया है। तो यहाँ पे जो है F1 बराबर क्या होगा, QE प्लस QVB साइन थीटा, VB साइन थीटा। तो चुंबकीय बल होगा F बराबर QVB साइन थीटा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा समान है, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा 0 होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल जो हो जाएगा ये हो जाएगा
भी बी साइन थीटा। ठीक है, यानी एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर विद्युतीय क्षेत्र के कारण जो है बल जो है यानी एफ ई जो है ये हो जाएगा क्यू ई के बराबर, यानी क्यू जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर कुल बल यानी एफ टी होगा क्यू ई प्लस क्यू बी बी साइन थीटा, यानी क्यू ई बराबर क्या होगा, एफ टी बराबर होगा, तो यहाँ पे क्यू ई हो जाएगा। धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल का अनुभव करता है और ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो है एक बल का अनुभव करता है। इलेक्ट्रॉन पर कुल जो है बल की गति की दिशा के विपरीत दिशा में जो है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के वेग के विपरीत में कमी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 नंबर, कहता है कि एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, इसका विरल माध्यम में वेग इसके सघन माध्यम में वेग से दोगुना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण होना चाहिए। तो देखिए, एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, इसका विरल माध्यम में वेग इसके सघन माध्यम में वेग से दोगुना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण 30 से बड़ा होना चाहिए। क्या होगा, 30 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 30 से बड़ा, तो चूँकि माना सघन माध्यम में वेग, यदि आप वेग को भी मानते हैं, अपवर्तनांक को n1 मानते हैं, तो विरल माध्यम में v2 क्या होगा, 2v1 यानी 2v हो जाएगा और अपवर्तनांक हो जाएगा n2। ठीक है, तो क्या होगा, n2v2 बराबर n1v1, तो n2 बट्टा n1 बराबर v1/v2। ठीक है, n2/n1 बराबर, तो ये हो जाएगा n2/n1 बराबर v/2v, यानी कट के कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण I क्रांतिक कोण C से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 2n1 बराबर n1/n2 बराबर 1/sin C। ठीक, यानी 2 बराबर 1/sin C, यानी sin C बराबर होगा 1/2, यानी sin 30 कितना होगा, तो C का मान हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट, कहता रेडॉक्स अभिक्रिया 2Hg2 प्लस, ठीक है, sin 2 प्लस, ये A प्लस B में उत्पाद A और B क्या है, तो 118 में यदि देखें तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया 2Hg2 प्लस sin 2 प्लस में जो है उत्पाद A जो है, उत्पाद A ये होगा उत्पाद A Hg2 प्लस और B जो होगा ये SN होगा। ठीक है, रेडॉक्स या ऑक्सीकरण जो अपचयन प्रतिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और रिडक्शन प्रतिक्रियाएं हमेशा एक साथ होती हैं। ठीक है, तो याद रखना है, रेडॉक्स या ऑक्सीकरण जो है अपचयन प्रतिक्रिया में ऑक्सीकरण और रिडक्शन प्रतिक्रियाएं हमेशा एक साथ होती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए A और B है। ठीक है, A और B है, तो ये यहाँ पे A से B में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे A बनेगा, इस पर 0 चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा B, यहाँ पे होगा
गेन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे बी माइनस हो जाएगा। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार को यदि देखें तो ये होता है अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, और अनुपातहीन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, कहता है कि अर्जेंटाइट से सिल्वर धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? सी विधि, शंकर लवण बनाकर। तो अर्जेंटाइट से सिल्वर धातु निष्कर्षण जो है शंकर लवण बनाकर विधि द्वारा किया जाता है। चांदी के निष्कर्षण की प्रक्रिया को साइनाइड प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम साइनाइड घोल का उपयोग किया जाता है। चांदी के निष्कर्षण के विधि को यदि देखें तो जैसे सांद्रण, तो इसके सल्फाइड अयस्क को बॉल मिल में महीन पीसकर झाग प्लवन विधि से सांद्रण किया जाता है। साइनाइड से अभिक्रिया, तो Ag2S + 4NaCN ये बनाएगा 2Na AgCN2 + Na2S, ठीक है। उसके बाद 2Na AgCN2 + Zn ये बनाएगा Na2 ZnCN4 + 2Ag। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 120 कहता है कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? सी ऑप्शन, सीमेंट के जमने की दर को धीमी करने के लिए। सीमेंट में जिप्सम मिलाने से सीमेंट के जमने की दर धीमी हो जाती है। कैल्शियम क्लोराइड से सीमेंट का जमने की दर बढ़ जाती है। सीमेंट के जमने की दर धीमी करने वाले पदार्थ हैं आपको कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड, फिर है संगार, स्टार्च, उसके बाद है आपको सेलुलोज और जिप्सम है। सीमेंट के जमने की दर बढ़ाने वाले पदार्थ है आपको कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, सिलिकेट है, फ्लोरी सिलिकेट है। उसके बाद है ट्राई इथेनोलामीन। सीमेंट में एयर इंट्रेनिंग जो है एडमिक्सचर के रूप में आप वुड रिजाइन को यूज कर सकते हैं। प्लांट एंड जो एनिमल्स फैटी एसिड को ले सकते हैं। उसके बाद ओलिक एसिड ले सकते हैं, एल्युमिनियम पाउडर ले सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड ले सकते हैं, ओलिक एक्साइड ले सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सही नाभिकीय अभिक्रिया, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन 11, ठीक है। सही नाभिकीय अभिक्रिया है 11Na23 + 1H1 ये बनाया 10Ne20 + 2He4, ठीक है। तो 11Na23 + 1H1 ये बनाया 10Ne20 + 2He4 सही अभिक्रिया है। नाभिकीय अभिक्रिया में विशेषता है कि नाभिकीय अभिक्रिया नाभिक के अंदर ही होती है। परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान परमाणुओं के नाभिक पूरी तरह से बदल जाते हैं और नए तत्वों का निर्माण होता है। परमाणु प्रतिक्रियाओं के दौरान पुराने बंधों का टूटना तथा नए बंधों का निर्माण जैसी कोई गतिविधि शामिल नहीं होती है। जब किसी परमाणु का नाभिक परमाणु प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हल्के नाभिक में विभाजित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को परमाणु विखंडन कहा जाता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया में दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। कहता है एक कार्बन यौगिक में, ठीक है, CHN और N और Cl यौगिक को सोडियम धातु के साथ जो संगलित करने पर कौन से पदार्थ बनाते हैं? तो सी ऑप्शन ये बनाएगा NaCN और NaCl। तो एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन और क्लोराइड हैं, ठीक है। कहता है क्लोरीन है यौगिक को सोडियम धातु के साथ संगलित करने पर NaCN और NaCl पदार्थ बनते हैं, ठीक है, पदार्थ बनते हैं। जैसे C + N + Na तो ये बना देगा NaCN। उसके बाद देखिए C + Cl + Na ये बना देगा, आपको संकलन करिएगा तो NaCl। तो लेसेन परीक्षण एक कार्बनिक यौगिक में हैलोजन, नाइट्रोजन और सल्फर का पता लगाने के लिए एक सामान्य परीक्षण है। लेसेन परीक्षण में जो प्रोसियाई नीला रंग नाइट्रोजन की उपस्थिति को इंगित करता है।
लाल रंग सल्फर की उपस्थिति को इंगित करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 123 कहता CH3CH2OH, ठीक है, Na और A CH3IB अभिक्रियाओं में उत्पाद B हैं। तो देखिए CH3, ये जो है CH3CH2OH Na और CH3I जो है अभिक्रियाओं में क्रम में उत्पाद B जो है CH3CH2 है, यानी ऑप्शन नंबर बी CH3CH2OCH3 है। ठीक है, तो CH3CH2OH, ठीक है, सोडियम की उपस्थिति में ये बनाएगा CH3CH2ONA प्लस H2, यानी सोडियम एथी ऑक्साइड। और CH3CH2ONA CH3I की उपस्थिति में ये बना देगा आपको CH3CH2ONA प्लस NaI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124 कहता कौन सा क्रम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या घटने के अनुसार है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो देखिए F2O, O3, H2O2, NaOCl क्रम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या घटने के अनुसार है। ठीक है, घटने के अनुसार है। यदि इसमें देखिएगा तो F2O में ये हो जाएगा 2, ठीक है, 2 और यहाँ पे 2 - 1 + x = 0। तो यहाँ पे x का ऑक्सीडेशन क्या होगा +2। ठीक है, उसके बाद देखिए H2O2 में यदि देखिएगा तो यहाँ पे होगा 2 + 1, 2 × +1 +2 × x, यहाँ x का मान होगा -1। NaOCl में यदि देखिएगा तो +1 + x + 1, यहाँ होगा x का मान -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125 कहता है कि कोशिका चक्र किस क्रम में होता है। तो बी ऑप्शन। तो देखिए कोशिका चक्र जो है G1, S, G2 तथा M प्रावस्था क्रम में होता है। कोशिका विभाजन में होने वाली घटनाओं के क्रमबद्ध क्रम को कोशिका विभाजन कहा जाता है। कोशिका चक्र को जो है 2 बुनियादी प्रावस्थाओं में बांटा गया है। अंतरावस्था, इसको 3 प्रावस्था में विभाजित किया गया है। G1 प्रावस्था, तो देखिए इसमें कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती हैं एवं लगातार वृद्धि करती हैं, परंतु इसका DNA प्रतिकृति नहीं करता है। S प्रावस्था यानी संश्लेषण, यह जो है उस अवधि को चित्रित करती हैं जिसके दौरान DNA संश्लेषण या प्रतिकृतिकरण होता है। इस दौरान प्रति कोशिका DNA की मात्रा दोगुनी हो जाती है। G2 प्रावस्था, इस दौरान प्रोटीन को माइटोसिस की तैयारी में संश्लेषित किया जाता है जबकि कोशिका वृद्धि जारी रहता है। M प्रावस्था, तो देखिए यह उस प्रावस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं जब वास्तविक कोशिका विभाजन होता है। साबुन सौंदर्य प्रसाधन बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो सुगंधित लाइकेन है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी एवर्निया तथा रामालिना। तो साबुन और सौंदर्य प्रसाधन बनाने में प्रयुक्त होने वाले सुगंधित लाइकेन एवर्निया तथा रामालिना हैं। लाइकेन का आर्थिक महत्व, तो भोजन के रूप में देखिए पारमेलिया की कुछ जातियां मनुष्य द्वारा जो भोजन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। औषधि के रूप में तो अस्निया तथा क्लेडोनिया की जातियों से प्राप्त जो है यूसनिक अम्ल जो है प्रतिजैवी पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। सुगंध के रूप में तो रेमेलिना एवं एवर्निया का प्रयोग तेल, क्रीम आदि को सुगंधित करने के लिए किया जाता है। कहता है कि निम्न में सही मिलान 127 का ए, पान जो है आरोही जड़े, तो पान आरोही जड़े ये सही मिलान है। जड़े 2 प्रकार के होते हैं, मुसला जड़, तो जड़ आकृति के आधार पर मुसला जड़ के विभिन्न नाम यहाँ पर हैं, जैसे तर्क रूपी मूली होता है, शंकु रूपी गाजर होता है, कुंभी रूपी ये सलजम और चुकंदर होता है, और न्यूमेटोफोर ये जो है राइजोफोरा और सुंदरी होता है। और देखिए अपस्थानिक जड़, इसके विभिन्न प्रकार और उदाहरण, जैसे पुलकित जड़े ये डहलिया होता है, फिर है ग्रंथिल जड़े ये आम हल्दी होता है,
फिर है कि मानिकामय जड़े, ये अंगूर और कोला होता है। स्तंभ मूल, ये बरगद, इंडियन रबर। फिर है अवस्तंभुमल, ये मक्का गन्ना होता है। आरोही मूल, ये पान पोथेस होता है। चुषण मूल, ये होता है अमरबेल और चंदन। उसके बाद है स्वस्नी मूल, तो ये होता है जूसिया। और अधिपादप मूल, ये होता है आर्किड। और स्वांगीकरण मूल, ये होता है सिंघारा और टिनोस्पोरा। कहता है यदि समुद्र तट पर रहने वाला कोई व्यक्ति लगभग 8000 फुट ऊंचे पहाड़ पर रहने लगे तो 15 दिन बाद उसके रुधिर में, बी ऑप्शन, लाल रुधिराणु अधिक हो जाएगा तथा हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। यदि समुद्र तट पर रहने वाला कोई व्यक्ति लगभग 8000 फुट ऊंचे पहाड़ पर रहने लगे तो 15 दिन बाद उसके रुधिर में लाल रुधिराणु अधिक हो जाएंगे तथा हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। ऊंचाई बढ़ने से दाब घटता है तथा आयतन बढ़ता है। रुधिर के आयतन के बढ़ने से रुधिराणु की संख्या बढ़ती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीकरण परिवहन में जो है सहायता करता है। फिर है कि ऑर्निथीन चक्र में जो आर्जीनेस एंजाइम का उपयोग किस चरण में होता है? ए ऑप्शन, तो आर्जिनी ऑर्निथीन में। तो देखिए ऑर्निथीन चक्र में आर्जिनेज एंजाइम का प्रयोग आर्जिनिन ऑर्निथीन चक्र में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि नेत्रों के सामने प्रकाश का स्रोत अचानक तीव्र हो जाता है तो, सी ऑप्शन, पुतली सिकुड़ जाएगी। यदि नेत्रों के सामने का स्रोत अचानक तीव्र हो जाता है तो पुतली सिकुड़ जाएगी। यदि नेत्रों के सामने प्रकाश मंद होता है तो परितारिका फैलकर पुतली को बड़ा बना देती हैं जिससे आँख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। नेत्र का परितारिका भाग विशिष्ट रंग प्रदान करता है। कॉर्निया के माध्यम से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। रेटिना प्रकाश को विद्युत आवेशों में परिवर्तित करता है जो दृढ़ है तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को भेजे जाते हैं। 131 नंबर तक कहता है कि पराबैंगनी किरणों को जीवों के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है। निम्न में से कौन सा प्रभाव बैगनी किरणों से होते हैं? तो डी ऑप्शन। तो देखिए पराबैंगनी किरणों को जीवों के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है। इसके निम्न प्रभाव हैं तो डीएनए में परिवर्तन, चर्म कैंसर एवं सफ़ेद अंधापन। यूवीबी से छोटे तरंगदैर्घ्य वाली पराबैंगनी विकिरण ओजोन सतह के समान रहने पर धरती के वातावरण में पूरी तरह अवशोषित कर दी जाती हैं। फिर है कि जबकि यूवीबी जो है डीएनए को नुकसान पहुंचाती हैं जिससे म्यूटेशन और चर्म कैंसर हो सकता है। मनुष्य को आँख में मौजूद कॉर्निया यूवीबी को अवशोषित कर लेती हैं और यूवीबी की उच्च मात्रा से कॉर्निया में सूजन हो सकती है जो सफ़ेद अंधापन या मोतियाबिंद की बीमारी का कारण बन सकता है। फिर है कि यूवीबी से कॉर्निया हमेशा के लिए खराब भी हो सकता है। नेक्स्ट है कौन से हरी खाद के स्रोत है? डी ऑप्शन। तो देखिए दिए गए जो सभी हरी खाद जैविक खाद को प्रदर्शित करते हैं जैसे राइजोबियम फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला एक प्रकार का जो सहजीवी जीवाणु है। नील हरित शैवाल स्वतंत्र जीवी प्रकाश संश्लेषी जीव, इनका प्रयोग धान के खेतों में होता है। एजोला एक जलीय फर्न है जिसके अंदर नील हरित शैवाल जो है एनाबिना वृद्धि करता है। उसके बाद है एजोटोबैक्टर स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन जीवाणु है। कृषि में हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की जो पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती हैं। हरी खाद के लिए जो मुख्य फसलें जो सनई जो है ढेंचा, लीबिया, उड़द, मूंग, ग्वार, ठीक है, आदि में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? तो ए ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड को वैश्विक तापन के लिए प्रमुख जो है कारकों में शामिल नहीं किया जाता है। सार्वत्रिक तापन या वैश्विक तापन उत्पन्न करने वाली उत्तरदायी गैसों में जलवाष्प,
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और हाइड्रोक्लोराइड HFC, सल्फर हेक्साक्लोराइड फ्लोराइड यानी SF6 प्रमुख रूप से हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 एवं सल्फर डाइऑक्साइड अप्रत्यक्ष तौर पर ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करते हैं। वस्तुतः नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्षोभमंडलीय ओजोन के निर्माण में सहायक होते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, तथा सल्फर डाइऑक्साइड एरोसोल के माध्यम से जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। फिर सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस के रूप में इसलिए नहीं जो है माना जाता है क्योंकि यह अवरक्त विकिरणों को नहीं रोकती हैं। इसके अतिरिक्त कार्बन मोनोऑक्साइड व गैर मीथेन वाष्पशील कार्बनिक यौगिक भी एक अप्रत्यक्ष जो है ग्रीन हाउस गैस है। कहता है ट्रिपल जो है एंटीजन एक वैक्सीन जो निम्न में से किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो बी ऑप्शन, टिटेनस, खांसी और डिप्थीरिया। तो ट्रिपल एंटीजन एक वैक्सीन है जो टिटेनस, खांसी, डिप्थीरिया की रोकथाम के लिए दिया जाता है। BCG यानी बेसिलस कॉलमेट गुरिन जो है टीबी से बचाने के लिए बच्चों को लगाया जाता है। टीके के प्रकार और रोगों का रोकथाम, तो निष्क्रिय टीके हेपेटाइटिस ए जैसे फ्लू, पोलियो, रेबीज। जीवित छीन टीके यानी रोटावायरस, चेचक, छोटी माता, खसरा, कंठमाला, रूबेला। mRNA टीके कोविड-19। फिर है कि समब्यूटीन पुनः संयोजक पॉलीसेकेराइड और संयुग्मित टीके, हिब, दाद, काली खांसी, HDV, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोकोकल रोग। और उसके बाद देखिए उसके बाद है टॉक्साइड टीके जो है डिप्थीरिया और धनुस्तंभ के लिए। वायरल वेक्टर टीका है कोविड-19। नेक्स्ट है कि कंडरा जोड़ती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, पेशी को हड्डी से। कंडरा पेशी को हड्डी से जोड़ती हैं। कंडरा जो है पेशी को हड्डी से जोड़ती हैं। कंडरा तनाव झेलने में सक्षम होता है। कंडरा को कोशिकीय घटक विशेष फाइब्रोप्लास्ट हैं। स्नायु यानी लिगामेंट्स एक रेशेदार संयोजी ऊतक है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो स्नायु लिगामेंट्स जो है ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और कंडरा जो है पेशी को हड्डी से जोड़ता है। कंडरा स्नायु की तरह कोलेजन से बना होता है। पेरिटेनन जो है संपट और कंडरा के बीच की जगह को भरता है। पेराटेनन। कहता है हीरे को पारदर्शी तेल में डुबाने पर उसकी चमक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन, कम कर देता है। तो हीरे तेल इंटरफेस का क्रांति कोण हीरे वायु इंटरफेस के क्रांति कोण से अधिक होता है। पारदर्शी तेल में डुबाने पर हीरे की चमक कम हो जाती है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश की किरणें एक बार हीरे में प्रवेश करने के बाद उसी के अंदर ही घूमती रहती हैं और बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए हीरा बहुत अधिक चमकता है। हीरे का क्रांति कोण 24 डिग्री होता है। कहता है जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो वायु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होता है? बढ़ती हैं। तो जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो शरीर की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। किसी वस्तु पर बल और विस्थापन के एक ही दिशा में होने पर कार्य महत्तम होता है। यानी W बराबर क्या होता है? F S cos थीटा। W बराबर, अब देखिए थीटा बराबर 0 लेने पर W मैक्सिमम होगा F इंटू एस की। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी W मैक्सिमम होता है 1/2 mv² माइनस u²। ठीक है, तो वस्तु पर आरोपित बल की दिशा में विस्थापन होने पर कार्य के महत्तम होने पर गतिज ऊर्जा भी महत्तम होगा। कहता है पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे एक कृत्रिम उपग्रह के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ है। यदि 1 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड इससे लटका दिया जाए तो इसका पाठ्यांक क्या होगा? तो ए ऑप्शन 0 हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे एक कृत्रिम उपग्रह के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ है। यदि 1 kg द्रव्यमान का एक पिंड इससे लटका दिया जाए तो इसका पाठ्यांक 0 होगा। भारहीनता
यानी जब भार का मान शून्य हो जाता है तो निम्न स्थितियों में यह शून्य होता है: जब वस्तु गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरे, जब कोई उपग्रह पृथ्वी के परितः अपनी कक्षा में परिक्रमण करे, जब वस्तु बाह्य अंतरिक्ष में हो। नेक्स्ट, आपके पास जो है ग्लिसरीन, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल और पानी जैसे तरल पदार्थ उपलब्ध है। यदि प्रकाश की किरण इसमें से किसी माध्यम में एक कोण पर प्रवेश करती हैं तो सबसे अधिक विक्षेपण किसमें होगा? 139 का ए, यानी ग्लिसरीन में। तो देखिए सबसे अधिक विक्षेपण जो है ग्लिसरीन में होगा। ठीक है, चूँकि सामग्रियों के अपवर्तनांक मिट्टी के तेल के लिए 1.44, पानी के लिए 1.33, सरसों के लिए 1.46 और ग्लिसरीन के लिए 1.74 है। परिणाम स्वरूप ग्लिसरीन का अपवर्तनांक उच्चतम होता है क्योंकि यह प्रकाशिक रूप से सबसे सघन होता है और प्रकाश इसमें सबसे धीमी गति से प्रवाहित होता है, इसलिए आंतरिक परावर्तन की उच्चतम डिग्री होती है। माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, माध्यम की चाल उतना ही कम होगा। ठीक है, दो माध्यमों में जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह प्रकाशीय विरल माध्यम में होता है। अपवर्तनांक का मान जो है आपतन कोण के मान से स्वतंत्र रहता है। एक गोला 4 और समान भागों में फट जाता है, कौन सा संरक्षित है? सी ऑप्शन, संवेग। एक गोला 4 और समान भागों में फट जाता है, इसमें संवेग संरक्षित रहता है। दो वस्तुओं के प्रत्यास्थ संघट्य में दोनों वस्तुओं या कणों की संपूर्ण गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। प्रत्यास्थ संघट्य में गतिज ऊर्जा तथा संवेग दोनों संरक्षित रहता है और प्रत्यास्थ संघट्य में केवल संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। फिर है कि यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण कार्य न करे तो कोणीय संवेग परिमाण तथा दिशा में नियत रहता है। कौन सा नीला लिटमस को लाल कर देगा? तो 141 का होगा बी, HCl। HCl एक अम्ल है, यह नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। लिटमस पत्र देखिए, लिटमस पत्र जो है नीला अम्लीय माध्यम में नीला से लाल होगा, क्षारीय माध्यम में लाल से नीला होगा। मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल होगा और क्षारीय माध्यम में नीला होगा। मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में नीला। फिनोल्फेथलीन ये अम्लीय माध्यम में रंगीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी। हल्दी जो है अम्लीय माध्यम में पीला और क्षारीय माध्यम में लाल भूरा होगा। चुकंदर जो है अम्लीय माध्यम में लाल बैगनी और क्षारीय माध्यम में पीला। लाल पत्ता गोभी अम्लीय माध्यम में लाल बैगनी और क्षारीय माध्यम में हरा। एसिड की क्षमता किसके क्रम में बढ़ती हैं? तो ए ऑप्शन। तो देखिए HF HCl HBr HI। तो HF HCl HBr HI अम्ल की क्षमता हाइड्रोजन बॉन्ड की क्षमता पर निर्भर करती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की क्षमता जितनी कम होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। HI में हाइड्रोजन बंध निर्बल है, अतः अम्ल जो है प्रबल है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में जो है श्वास को नियंत्रित करने पर केंद्र स्थित होता है? तो ए ऑप्शन, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मानव मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा में श्वास को नियंत्रित करने का केंद्र स्थित होता है। फिर है कि मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य पस मस्तिष्क का एक भाग है। यह रीढ़ की हड्डी के सिरे पर एक फूली हुई संरचना के रूप में मौजूद होता है। यह हृदय की धड़कन, श्वसन और वाहिका संकुचन को नियंत्रित करता है। यह उल्टी, छींक, खांसी, हिचकी और निगलने के प्रमुख गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सेरेबेलम शरीर के संतुलन को बनाए रखता है और मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है। सेरेब्रोस्पाइनल जो है फ्लूइड कुशन की तरह काम करता है और मस्तिष्क को झटके से बचाता है। 144 नंबर तक कथा पार्श्विका फुसफुस का आवरण का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है
कौन सा भाग मानव डायफ्राम की ऊपरी सतह को कवर करता है? सी यानी डायफ्रामिक फुसफुस। तो पार्श्विक फुसफुस का आवरण का डायफ्रामिक फुसफुस मानव डायफ्राम की ऊपरी सतह को कवर करता है। डायफ्रामिक फुसफुस जो है डायफ्राम और फेफड़े की जो है वक्षीय सतह को ढकने वाली जो है पार्श्विक जो है पेरिटोनियम की एक परत है। पेरिटोनियम में दो परतें हैं, सतही पार्श्विक परत और गहरी आंत की परत। तो पेरिटोनियल गुहा में ओमेटम लिगामेंट्स और मेसेंटरी होते हैं। फिर है कि इंट्रा पेटोनियल अंगों में पेट, प्लीहा, यकृत, ग्रहणी के पहले और चौथे भाग जेजुनम, इलियम, अनुप्रस्थ और सिग्माइड बृहदांत्र शामिल हैं। कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है? सेकेरिन। सेकेरिन एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट स्वयं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके भोजन को खराब होने से रोकता है और भोजन को ऑक्सीकरण से बचाते हैं। सब्जियों और फलों में जो है प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। सबसे आम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, कैरोटीनॉइड और खनिज जैसे मैग्नीज और सेलेनियम है। एंटीऑक्सीडेंट जो है फ्री रेडिकल्स को कम करने का काम करता है। BHA को बीटा ऑक्सी एसिड कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सेंट्रियोल किस प्रकार के प्रोटीन से बना होता है? तो देखिए सेंट्रियोल जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन एवं अल्फा बीटा डाइमेटिक प्रोटीन से बना होता है। सेंट्रोसोम एक कोशिका अंग है जिसमें बेलनाकार आकार की दो संरचनाएं होती हैं जिन्हें सेंट्रियोल्स कहा जाता है। सेंट्रियोल्स एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। सेंट्रियोल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। सेंट्रियोल के कार्य है कि DNA रहित होने के बावजूद सेंट्रियोल्स नए सेंट्रियोल्स बनाने में सक्षम है। ये सूक्ष्म नलिकाएं निश्चित केंद्र बनाकर जो है कोशिका विभाजन में सहायता करता है। दो सेंट्रियोल्स में से डिस्टल सेंट्रियोल्स पूंछ या अक्षीय फिलामेंट्स बनाता है। कहता कौन सा हार्मोन जो पार्श्व नाड़कोशिका द्वारा स्रावित होता है? सी ऑप्शन यानी ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन पार्श्व नाड़कोशिका द्वारा स्रावित होता है। पार्श्व नाड़कोशिका पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे के लोब का एक हिस्सा है जिसे न्यूरोडाइपोफिसिस के रूप में जाना जाता है। फिर है कि पश्च लोब मस्तिष्क के डायएन्सेफलॉन से विकसित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे जो है हाइपोफिसिस कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि एक नलिका रहित ग्रंथि है जो हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि खोपड़ी के आधार के मध्य में स्थित सेला टर्सिका नामक एक हड्डी संरचना के भीतर स्थित होती है। कहता दिल की धड़कन निम्न में से किससे शुरू होती है? बी ऑप्शन। तो SA नोड। दिल की धड़कन निम्न में से SA नोड से प्रारंभ होती है। साइनस नोड जिसे सिनोट्रियल नोड या SA नोड भी कहा जाता है द्वारा एक विद्युत उत्तेजना उत्पन्न होती है। यह हृदय के दाहिने ऊपरी कक्ष में स्थित विशेष ऊतक का एक छोटा सा घटक है। सामान्य परिस्थितियों में साइनस नोड नियमित रूप से प्रति मिनट 60 से 100 बार विद्युत उत्तेजना उत्पन्न करता है। रक्त सबसे पहले हृदय के दाहिने अलिंद में प्रवेश करता है। मांसपेशियों का संकुचन रक्त को जो ट्राइक्सिड वाल्व के माध्यम से दाएं वेंट्रिकल में भेजते हैं। जब दायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो रक्त फुसफुसीय सेमिलुनर वाल्व के माध्यम से फुसफुसीय धमनी में चला जाता है। फिर यह फेफड़ों तक जो है चला जाता है। हृदय की धड़कन में आवेगों के संचरण का सही मार्ग कौन सा है? बी ऑप्शन। SA नोड, AV नोड, HIS पुरकिंजी फाइबर का बंडल। तो देखिए हृदय की धड़कन में आवेशों के संचरण का सही मार्ग है SA नोड, AV नोड, HIS पुरकिंजी फाइबर का बंडल। तो दिल की धड़कन प्रक्रिया में तो SA नोड अलिंद की मांसपेशियों को अनुबंधित करके अनुक्रम शुरू करता है, इसलिए डॉक्टर कभी कभी इसे एनाटोमिकल
पेसमेकर भी कहते हैं। इसके बाद जो है सिग्नल HIL के बंडल के माध्यम से बंडल शाखाओं के नीचे और पुरकिंजे फाइबर के माध्यम से AV नोड तक जाता है, जिससे नीले सिकुड़ जाता है। विद्युत संकेत जो है अट्रिया से होकर गुजरता है, जिससे वे नीले में रक्त को पंप करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मनुष्यों में रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करती रहती है? ई ऑप्शन। तो देखिए, वाल्व संरचना मनुष्यों में रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करती रहती है। हृदय के कक्षों में विभिन्न वाल्व स्थित होते हैं। फिर है ट्राइस्पीड वाल्व, रक्त को दाएं अलिंद से दाएं वेंट्रिकल तक प्रवाहित करने के लिए खुलता है। यह जो है वाल्व दाएं अलिंद और दाएं वेंट्रिकल के जंक्शन पर मौजूद होता है। फुसफुसीय वाल्व, रक्त को दाएं वेंट्रिकल से फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए खुलता है। यह वाल्व दाएं वेंट्रिकल्स और फुसफुसीय धमनी में मौजूद होता है। फिर है कि बाइस्पीड वाल्व, तो मैट्रिकल वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। यह वाल्व जो बाएं अलिंद में मौजूद होता है। यह वाल्व जो है रक्त को बाएं अलिंद से बाएं वेंट्रिकल तक प्रवाहित करने के लिए खुलता है। महाधमनी वाल्व, बाएं वेंट्रिकल और महाधमनी के जंक्शन पर मौजूद होता है। यह वाल्व शरीर के अंगों को आपूर्ति करने के लिए बाएं वेंट्रिकल से रक्त को महाधमनी में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।